नमस्कार, वीआईपी न्यूज के इस बुलेटिन में आप सबका स्वागत है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से उनके निवास कार्यालय में छत्तीसगढ़ कोसरिया यादव समाज के प्रतिनिधिमंडल ने सौजन्य मुलाकात की। उन्होंने राज्य में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के नेतृत्व में संचालित जनहितैषी योजनाओं के लिए मुख्यमंत्री का गजमाला पहनाकर अभिनंदन किया। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर कहा कि कोसरिया यादव समाज के सामाजिक भवन के लिए जिन जिलों में जमीन उपलब्ध है, वहां भवन निर्माण के लिए स्वेच्छानुदान से 20-20 लाख रुपए की राशि स्वीकृत की जाएगी। बढ़ते मदिरा आहतों के विरोध में आज भारतीय जनता युवा मोर्चा ने आबकारी विभाग का घेराव किया। इस मौके पर पुलिस और कार्यकर्ताओं के बीच झड़प भी हुई। कार्यकर्ताओं का कहना है कि कांग्रेस सरकार के संरक्षण में लगातार मदिरा आहतों की संख्या में लगातार वृद्धि हो रही है, जिसका युवा मोर्चा विरोध करता है। पूरे रायपुर शहर अपितु पूरे छत्तीसगढ़ में अपराध बढ़ते जा रहे हैं। जब हम पलट के देखते हैं तो कहीं ना कहीं इसका सबसे बड़ा कारण होता है नशा। चाहे वो नशा किसी भी प्रकार का हो, सूखा नशा हो, गोली का नशा हो, और भी कितने प्रकार के नशा होते हैं। हम देखते हैं रायपुर शहर में सरकार के संरक्षण में कहीं ना कहीं अवैध आतों का निर्माण हो रहा है। हम देखते हैं एमजी रोड में, हम देखते हैं जी रोड में, हम देखते हैं फाफाडी में, शहर के मध्य हृदय स्थल में जहाँ पे आसपास स्कूल है, महिलाओं का आना जाना है, बाजार है, वहाँ पे आता का निर्माण कर रहे हैं। वो भी किस नियम के तहत? भारतीय जनता युवा मोर्चा इन आतों का पुरजोर तरीके से विरोध करती है। ये कहीं ना कहीं हमारा पहला सांकेतिक प्रदर्शन था। अगर कांग्रेस पार्टी, जिला प्रशासन इस चीज़ में सुधार नहीं करता, अवैध आतों को बंद नहीं करता, तो युवा मोर्चा आने वाले समय में उग्र आंदोलन करेगा। आज रायपुर के राजीव भवन में कांग्रेस सेवा दल की समीक्षा बैठक हुई, जिसमें प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष मोहन मरकाम सहित रायपुर संभाग के पदाधिकारी शामिल हुए। सेवा दल अध्यक्ष अरुण ताम्रकार ने बताया कि अलग अलग संभाग के पदाधिकारियों की बैठकें लेकर कार्यों की समीक्षा की जा रही है। हम लोग का उद्देश्य ये है कि संगठन को मजबूत करने के लिए ये संभाग स्तरीय मीटिंग चल रहा है। इसके पहले हम जो है कल बस्तर से आए हैं, उसके बाद आज रायपुर में अपना रायपुर संभाग का मीटिंग ले कर रहे हैं। कल जो है सरगुजा संभाग का मीटिंग होगा, उसके बाद जो है बिलासपुर संभाग का। ऐसे हम लोग पांचों संभाग का जो है हमारे संगठन का मीटिंग ले रहे हैं। इसमें जो है हम लोग बूथ तक जाने के लिए ये मीटिंग चल रहा है, और हम लोग जो है अपने संगठन को बहुत मजबूत करने के लिए जो है मीटिंग चल रहा है, और समीक्षा जो कार्य हुआ है उसकी समीक्षा के लिए भी ये मीटिंग हो रहा है। बेमेतरा जिले के कला संकाय से अपनी पढ़ाई पूरी कर बीएड, डीएड कर चुके अभ्यर्थियों की 2012 के बाद से अब तक शिक्षकों के किसी पद पर भर्ती नहीं हुई है, जबकि विज्ञान संकाय के अभ्यर्थियों के लिए 3 से 4 बार भर्ती की प्रक्रिया हो चुकी है। ऐसा आरोप कला संकाय के अभ्यर्थियों ने लगाते हुए जिले के कलेक्टर को मुख्यमंत्री के नाम भर्ती की मांग को लेकर ज्ञापन सौंपा। हम लोग डीएड बीएड बेरोजगार संघ जिला बेमेतरा से हैं। हम लोग कला संकाय में अपना ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन और 12वीं की हैं, लेकिन देख रहे हैं कि हम शिक्षक की भर्ती के लालसा लिए बैठे हैं। राष्ट्र निर्माता शिक्षक बनना चाह रहे हैं, लेकिन सन 2012 से कला संकाय का कोई पद नहीं निकल रहा है, जबकि 2-3 बार हो गया साइंस का ही पोस्ट निकाल रहे हैं। और हमारा जो सपना है एक शिक्षक बनना, वो धरा का धरा रहा है। इसलिए हम आदरणीय कलेक्टर महोदय जी को ज्ञापन सौंपने आज यहाँ एकत्रित हुए हैं। कला संकाय शिक्षक भर्ती की मांगों को लेकर के कलेक्ट्रेट आए हैं। ये 12 साल हो गया, अभी तक कला संकाय का भर्ती नहीं हुआ। कुछ दिन पहले 2019 में 2 साल पिछले 14,580 पद पर भर्ती लिए हैं, जबकि उसमें एक पद भी कला संकाय का नहीं है। और हम शिक्षित बेरोजगार जो हैं आज दर दर भटक रहे हैं। 12 सालों से लेकर के अभी तक एक भी पोस्ट पर भर्ती नहीं लिए हैं। तो हमारी मांग ये है कि आगामी चुनाव से पहले हमारे कला संकाय के लिए भर्ती निकाला जाए। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आगामी रविवार दिल्ली में नक्सल प्रभावित राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ एक
बड़ी बैठक करने जा रहे हैं। इस बैठक में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी शामिल होंगे। वहीं सीएम बघेल के साथ प्रदेश के मुख्य सचिव अमिताभ जैन, डीजीपी डीएम अवस्थी सहित गृह विभाग के अफसर भी इस बैठक में मौजूद रहेंगे। जानकारी के मुताबिक सीएम भूपेश बघेल इस बैठक में नक्सल प्रभावित इलाकों में चल रहे विकास कार्यों के दौरान आ रही चुनौतियों से अमित शाह को अवगत कराएंगे। बिलासपुर में कांग्रेस कमेटी में चल रही गुटबाजी इतनी बढ़ गई है कि गुरुवार को शहर कांग्रेस कमेटी ने अनुशासनहीनता के आरोप में अपने ही विधायक को 6 साल के लिए पार्टी से निष्कासित करने का प्रस्ताव पारित कर दिया, जिसके बाद आज प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम का बयान सामने आया है। देखिए, मुझे मीडिया के माध्यम से हमारे सम्मानीय विधायक की बातें आई है और जो वहाँ के जिला कांग्रेस कमेटी के द्वारा निंदा प्रस्ताव और निकालने का भी प्रस्ताव आया है, ऐसा मीडिया के माध्यम से मुझे पता चला है। वो अगर कोई बातें हैं, कोई शिकायतें हमारे तक पहुँचेगी, उनका हम परीक्षण कर लेंगे। परीक्षण करने के बाद गुण दोष के आधार पर हम नोटिस देने की ज़रूरत पड़ी तो हम नोटिस भी देंगे, उनसे जवाब तलब भी करेंगे। जांच कमेटियां अगर बनानी पड़े तो वो भी हम करेंगे। मगर अगर ऐसी कोई बात है तो परिवार की बात है तो संगठन के मुखिया हो या सरकार के मुखिया को अपनी बात कहनी चाहिए। सार्वजनिक बयानबाजी करने से कहीं ना कहीं पार्टी की छवि धूमिल होती है। तो भविष्य में ऐसी घटनाएं ना घटे, हम हमारे निर्वाचित जनप्रतिनिधियों को भी और संगठन के पदाधिकारियों को भी हम निर्देशित करेंगे। देखिए क्या टारगेट है, क्या उनका बयान कभी कभी बात का इधर उधर हो जाता है, हो सकता है उनका क्या बयान है उसके परिकृत मैं नहीं कर सकता, मगर इसमें टारगेट वाली कई बातें। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम के बयान को सुनकर यही कयास लगाया जा रहा है कि अगर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष को पार्टी की भीतरी कलह की सूचना मीडिया से मिलती है तो पार्टी के अंदर कलह और संवादहीनता का क्या हाल है, ये समझा जा सकता है। वहीं विपक्ष अब इस मामले में कांग्रेस की चुटकी लेता नजर आ रहा है। सुनिए क्या कहना है धर्मलाल कौशिक का। पूरे प्रदेश में घटनाएं घट रही है, चाहे अनाचार की हो, किसानों की समस्या हो, लेकिन ये कुर्सी दौड़ में लगे हुए हैं, सत्ता के मद में मदांत हैं। बिलासपुर में कांग्रेस के पदाधिकारी और विधायक वर्चस्व की लड़ाई में लगे हुए हैं, तो दूसरी तरफ सरगुजा में विधायक और मंत्री के बीच में चल रही है, और रायपुर में आएंगे तो मंत्री और मुख्यमंत्री के बीच में कुर्सी दौड़ चल रही है। छत्तीसगढ़ के जनता ने इनको दिया सेवा के लिए, लेकिन पूरे कांग्रेस के संगठन से लेकर के उनके मंत्री और विधायक तक और मुख्यमंत्री तक जिस प्रकार से वर्चस्व की लड़ाई या कुर्सी दौड़ में लगे हुए हैं, प्रदेश की जनता अब ये समझ गई है, जानने लगी है कि इतने बहुमत देने के बाद में यदि प्रदेश का विकास इनके हाथों में संभव नहीं है तो कभी इस प्रदेश का विकास कांग्रेस कर ही नहीं सकती। जिस प्रकार से मदांत होकर के दौड़ में लगे हुए हैं, इस प्रदेश को 10 साल कांग्रेस ने पीछे धकेलने में अपनी पूरी कोशिश की और प्रदेश 10 साल पीछे हुआ। और अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। बस्तर यानी घने जंगल, बस्तर यानी हरितिमा, बस्तर वनवासी, बस्तर जो कभी था अबूझ अब शासन की सूझबूझ से बढ़ रहा है प्रगति पथ पर। बस्तर प्रगति के कई स्तर, देखिए बस्तर की हर खबर अब वीआईपी न्यूज पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। आइए देखते हैं कार्यक्रम सुभाष की बात। बहुत पहले एक फिल्म आई थी हाथी मेरे साथी, और उसका गाना था कि चल 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 मेरे हाथी मेरे साथी, चल यार धक्का मार, बंद है मोटर कार। इधर छत्तीसगढ़ में सरकार ने एक आदेश जारी किया है कि जो हाथियों के साथ सेल्फी खिंचाने जाएगा या हाथी के पास जाएगा उस पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। पिछले दिनों महासमुंद के कोना गांव में
एक व्यक्ति ने हाथियों का झुंड देखा और उनके साथ सेल्फी खिंचाने की कोशिश की और उसमें उसकी मौत हो गई। अभी तक छत्तीसगढ़ में 307 जो हाथियों की संख्या है जो 16 झुंडों में विचर रही है, और 2018 से 2021 आते आते 204 लोगों की मौत हो गई है और 45 हाथी मारे गए हैं। बोलते हैं कि मरा हुआ हाथी भी 1.25 लाख का होता है। और दूसरी तरफ ये भी बात कहते हैं कि हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और। तो सरकार का ये जो आदेश है ये हाथी के दांत की तरह है, जो खाने का और दिखाने का और है। पिछले दिनों कहा गया कि हाथियों को खिलाने के लिए धान खरीदी जाएगी। सवाल ये है कि हम जब हाथियों के क्षेत्र में घुसेंगे, जंगल और गांव के बीच में नाकाबिले काश्त की ज़मीन थी जिसमें कि एक ग्रीन कॉरिडोर होता था, जहाँ पे बांस का जंगल होता था, जहाँ केले लगते थे, जहाँ बहुत सारे ऐसे पेड़ पौधे लगाए जाते थे जो एक ग्रीन कॉरिडोर कहलाता था, तो हाथी वहीं से निकल जाते थे। हाथी बहुत ही होशियार जानवर है जो ह्यूमन बीइंग है, क्योंकि हम लोग सब अगर अपने अपने अनुभव से गुजरते हैं तो हमारे मोहल्ले में हाथी आते रहें और महावत के साथ हम हाथी पे बैठ के सवारी करते हैं। अभी भी हाथी शहर में घूमते हैं, तो मनुष्य के साथ रहने के अभ्यस्त हैं। पर इधर के दिनों में जब उनके क्षेत्र में, उनके रहवास में किन्हीं भी कारणों से, खास करके अतिक्रमण के कारण या खनिज संपदा के दोहन के कारण, बहुत सारे कारणों से जब मनुष्य सीधे उनके एरिया में घुस गया, अब जंगल और गांव के बीच की दूरी खत्म हो गई। ऐसे में हाथी जाएं तो जाएं कहाँ? तो हाथी कोई उनके लिए बाउंड्री वाल तो है नहीं कि आप हाथियों को यहाँ से वहाँ रोक देंगे। तो हाथी जगह जगह जहाँ उनको विचरण करना होता है करते हैं। उनका अपना एक कॉरिडोर है। छत्तीसगढ़ में हाथियों का एक एरिया बनाने के लिए भी कोशिश हुई और उसको लेकर भी हमारे राज्य में बहुत सारी पॉलिटिक्स हुई। तो कहावत है कि मरा हुआ हाथी भी 1.25 लाख का होता है, और जिसका हाथी उसका नाव, हाथी घूमे गांव गांव, ये भी कहावत है। पर यहाँ कोई हाथी के पास अगर जाएगा और अपनी दोस्ती दिखाने की कोशिश करेगा और कहेगा हाथी मेरे साथी, और सेल्फी लेने की कोशिश करेगा, तो हाथी अब बिगड़ गए हैं, दंतेल हो गए हैं, वो अब बौरा गए हैं और वो मनुष्य पे हमला कर रहे हैं। पर ऐसे हाथी मूलतः ऐसे स्वभाव का नहीं है। हाथी की औसत उम्र 50 वर्ष होती है, उसका वजन 4000 किलो होता है। हाथी की याददाश्त और उसकी सुनने की शक्ति बहुत होती है। उसके जो दांत है सौंदर्य प्रसाधन और बहुत सारी चीज़ों के काम आते हैं। पर हम देख रहे हैं कि इधर के दिनों में ना केवल हाथी मर रहे, मनुष्य भी मर रहा है। पर उसके लिए जो कुछ कवायद हो रही है उसके बचाने के नाम पर, वो दिखावटी है। क्या वजह है कि केरल, कर्नाटक में हाथी मनुष्य सहज जीवन के अभ्यस्त हो चुके हैं। वहाँ चारों ओर ग्रीन बेल्ट डेवलप किया गया है। छत्तीसगढ़ में हाथियों के लिए लेमरू एलिफेंट रिजर्व पहले शासनकाल में बना था। बाद में उसकी जो एरिया था उसको बढ़ा दिया गया। फिर विरोध हुआ टी.एस. सिंहदेव और बहुत सारे लोगों ने, तो 1943 वर्ग किलोमीटर में अभी उसका एरिया है और उसको डेवलप करने की बात हो रही है। तो हाथी जो है, अगर हम हथनी को देखते हैं जो एक माँ की तरह, जैसे एक मनुष्य में स्त्री बच्चे की देखभाल करती है, हथनी जो है वो अपने बच्चे को अपने साथ रखती है और उसके साथ ले जाती है। मनुष्य के साथ वो रहने का अभ्यस्त है। पर चूंकि अब उसको खाने पीने का संकट है, उसको रहने का संकट है, तो मनुष्य के क्षेत्र में घुस रहा है, क्योंकि मनुष्य ने उसके क्षेत्र में अतिक्रमण किया है। अब वो मनुष्य के क्षेत्र में, महासमुंद, जसपुर और बालोद जिलों में अभी हाल ही में हाथियों के हमले से 3 लोगों की मौत हुई है। हाथी उनको कहीं पटक के मार दे रहे हैं, कहीं लोग उनके पास जा रहे हैं तो वो उत्तेजित हो रहे हैं। हम गजराज की पूजा करते हैं, हम हाथियों को अपना मित्र समझते हैं, हम हाथियों पे सिनेमा बनाते हैं, हम बच्चों को हाथियों की कहानी सुनाते हैं। और इसके बाद इस तरह से हाथियों की जो आवाजाही हो रही है, और ख़ास करके उत्तर प्रदेश के सोनभद्र से जंगली हाथियों का जो आतंक छत्तीसगढ़ में पसरा है, तो वो उसके आसपास से सीमा से सटे, चाहे बमनी थाना क्षेत्र हो, चाहे और आसपास की जगहें हों, वहाँ पर हाथी आते हैं। वो खाने के चक्कर में घरों को गिरा देते हैं, कच्चों घेरों को। अभी हाल ही में एक घर में दबकर दादी और पोती घायल हो गए। तो ये हाथी खाने के लिए आ रहे हैं, भटक रहे हैं, इनका रास्ता, इनका कॉरिडोर इनको मिल नहीं रहा है और मनुष्य इनकी जगह पर कब्जा कर रहा है। तो अलग अलग तरह से हाथी हैं। अब किस तरह से इनके लिए कार्य योजना बनेगी, सरकार क्या इनके खाने पीने की व्यवस्था वैसी करेगी जैसे कर्नाटक में, केरल में हुई है। हाथी हमारा साथी था,
अचानक से वो हमारा दुश्मन हो रहा है, तो वो हमारा दुश्मन क्यों हो रहा है? हम उसके साथ उसके एरिया में घुस रहे हैं, हम वो वातावरण निर्मित नहीं कर रहे हैं कि हम उसको भरोसा दिलाएं कि तुमको खाना मिलेगा, तुम्हारा ये कॉरिडोर है, तुम यहाँ से यहाँ जाओ। हम इस तरह की व्यवस्था नहीं कर रहे हैं। तो ये हमको एक दूसरे के साथ रहना सीखना पड़ेगा, एक दूसरे के लिए इस तरह का वातावरण बनाना पड़ेगा कि ताकि हम साथ में रह सकें। केवल धान खरीद कर हाथियों के लिए रख देने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि हाथी जिस तरह के खाने के अभ्यस्त हैं तो वो जंगल में ही, जंगल के आसपास के इलाके में ही अपने लिए खाने की चीज़ें ढूंढेंगे। आप देख रहे थे कार्यक्रम सुभाष की बात। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। डीडी नगर थाना में पदस्थ 3 आरक्षकों को रायपुर एसपी प्रशांत अग्रवाल ने निलंबित कर दिया है। आरक्षकों पर आरोप था कि उन्होंने लोगों को झूठे मामलों में फंसाने का भय दिखाकर उनसे अवैध वसूली की थी, जिस पर कार्यवाही करते हुए एसपी अग्रवाल ने उन्हें निलंबित कर दिया है। डीडी नगर थाना क्षेत्र के 3 आरक्षकों पर कल शिकायत की गई थी कि उनके द्वारा 50,000 रुपये की मांग आरक्षकों के द्वारा की गई है। तो उस शिकायत को देखते हुए पुलिस अधीक्षक महोदय ने 3 आरक्षकों को निलंबित कर दिया है और उनकी प्राथमिक जांच के लिए सीएसपी पुरानी बस्ती को आदेशित किया है। अपने 1 दिवसीय दौरे के दौरान राष्ट्रीय बाल संरक्षण अधिकार आयोग के सदस्य यशवंत जैन कांकेर पहुंचे, जहां उन्होंने जिले के अस्पताल, पोषण पुनर्वास केंद्र और आंगनबाड़ी का अवलोकन किया। इस दौरान उन्होंने उन बच्चों से भेंट की जिनके अभिभावकों का निधन कोविड-19 के संक्रमण से हुआ है। मंजिल तक पहुंचने के लिए बेहतरीन सड़क सफर को आसान कर देती है, और यदि गड्ढों से भरी जर्जर सड़क हो तो इंसान सफर में अंग्रेजी के शब्द के हिसाब से बहुत सफर करता है, यानी कष्ट उठाता है। और यदि सड़क बहुत ज्यादा खराब हो तो दुर्घटना में गंभीर रूप से घायल हो जाता है या फिर अपने आखिरी सफर पर निकल जाता है। दरअसल जांजगीर चांपा जिले की बदहाल सड़कों की मरम्मत की मांग को लेकर नागरिक मंच द्वारा प्रभारी अधिकारियों के खिलाफ अनूठा प्रदर्शन किया गया। दरअसल इस प्रदर्शन के तहत नगर के कचहरी चौक में नागरिक मंच द्वारा जिम्मेदार अधिकारियों का श्राद्ध कर तर्पण किया गया। छत्तीसगढ़ के संस्कृति विभाग का विज्ञापन इन दिनों चर्चा में है। इसका संबंध छत्तीसगढ़ की माटी से जुड़े मशहूर फिल्म कलाकार किशोर साहू की स्मृति में शुरू किए गए किशोर साहू राष्ट्रीय अलंकरण से है। देखिए इससे जुड़ी हमारी यह खास रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ में किशोर साहू प्रदेश की वो प्रतिभाशाली फिल्मी हस्ती रहे हैं जिन्होंने दशकों पहले हिंदी फिल्म जगत में अपना और अपने प्रदेश का नाम रोशन किया। उन्होंने कई फिल्मों में अपनी अभिनय कला का लोहा मनवाया, जिनमें से कुछ के नाम हैं हैमलेट, काली घटा, बुज़दिल, काला पानी, हरे रामा हरे कृष्णा, गाइड और दिल अपना और प्रीत पराई। दिल अपना और प्रीत पराई फिल्म का उन्होंने लेखन और निर्देशन भी किया था। विजय आनंद निर्देशित गाइड फिल्म में उनकी निभाई मार्को की भूमिका को भला कौन भूल सकता है। अपनी माटी के इस पुत्र की स्मृति को अक्षुण्ण रखने के लिए उनके नाम पर प्रदेश सरकार ने किशोर साहू अलंकरण की शुरुआत की। पहले इस अलंकरण की 2 श्रेणियां थीं, जिनमें राष्ट्रीय स्तर के फिल्मकार को 10 लाख रुपए और प्रदेश स्तर के फिल्मकार को 2 लाख रुपए सम्मान स्वरूप दिए जाने का प्रावधान था। लेकिन इस बार के विज्ञापन में ऐसी किसी श्रेणी का जिक्र नहीं है। संस्कृति विभाग की ये संस्कृति और परंपरा रही है कि उसे संस्कृति और परंपरा से खिलवाड़ करने की आदत है। हमारे यहाँ पुरस्कार मांगने की परंपरा नहीं, बल्कि दिए जाने की परंपरा है। और इस परंपरा की संस्कृति ये है कि प्रतिष्ठित कलाकारों का चयन उनकी प्रतिभा के आधार पर किया जाए। यह विज्ञापन भी सरकार का कुछ इस तरह का विज्ञापन लगता है मानो कोई टेंडर यानी निविदा मंगाई जा रही हो। सरकार के हर विभाग को ठेकेदारों की जरूरत पड़ती है और यहाँ संस्कृति के कल्याण का ठेका स्वयं संस्कृति विभाग ने ले रखा है। भला कोई भी स्वाभिमानी कलाकार झोली फैलाकर सरकार से पुरस्कार नहीं मांगेगा। विभाग के जिम्मेदार अधिकारियों के पास पार की नजर होती तो किसी भी बेहतर व्यक्ति का चयन मुश्किल नहीं है। कलाकार को यदि साहेब बहादुरों की कृपा दृष्टि के लिए अपनी कला का बार बार प्रमाण और पूर्व में प्राप्त पुरस्कारों का विवरण नत्थी करवा कर देना पड़े तो यह कतई शोभनीय नहीं कहा जाएगा। सोशल मीडिया के इस दौर में जिस तरह से लोग अपने गाल खुद बजाकर अपनी पीठ खुद थपथपाकर पसंद करने की प्रार्थना करते हैं,
उसी मांगी गई शोहरत के आधार पर व्यक्ति की कीर्ति और सफलता का ग्राफ तय होता है। उसी तर्ज पर क्या संस्कृति विभाग ये चाहता है कि कलाकार उसके द्वार पर आकर कहें कि वो पुरस्कार के हकदार हैं, पुरस्कार उन्हें मिलना चाहिए? यह विज्ञापन नहीं, दरअसल संस्कृति विभाग का दंभ है। सरकार को पुलिया निर्माण या सड़कों की मरम्मत की तर्ज पर निविदा की तरह विज्ञापन जारी करने की बजाय कला के प्रति संवेदनशील होकर प्रबुद्ध जनों की कमेटी बनानी चाहिए और पुरस्कार का निर्णय भी उसी पर छोड़ देना चाहिए। सरकार नौकरशाही मनोवृत्ति के खोल से बाहर आए, तभी कला और संस्कृति का भला होगा। पिछली बार यह पुरस्कार फिल्मकार श्याम बेनेगल और रायपुर के फिल्मकार मनोज वर्मा को दिया गया था। पुरस्कार के लिए गठित कमेटी में शामिल थे अभिनेता रघुवीर यादव, फिल्म लेखक अशोक मिश्रा और कला निर्देशक जयंत देशमुख। लेकिन इस बार ऐसी किसी कमेटी की भूमिका तो नजर नहीं आती, अलबत्ता विज्ञापन जरूर नजर आ रहा है। 2 बार के राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार से सम्मानित भारत एक खोज जैसे धारावाहिक के लेखक वेल्डन अब्बा और वेलकम टू सज्जनपुर जैसी फिल्मों के पूर्व में किशोर साहू अलंकरण जूरी के सदस्य रहे रंगकर्मी और प्रसिद्ध फिल्म पटकथा लेखक अशोक मिश्रा ने मुंबई से वीआईपी न्यूज से बात करते हुए कहा, मित्रों, प्रसन्नता की बात है कि छत्तीसगढ़ संस्कृति एवं पुरातत्व विभाग छत्तीसगढ़ी और हिंदी सिनेमा के निर्देशकों को किशोर साहू अलंकरण पुरस्कार से सम्मानित करने जा रहा है और इस संबंध में एक विज्ञापन भी अखबारों में प्रकाशित हुआ है। मुझे इस विज्ञापन से थोड़ी शिकायत हो रही है, अन्यथा न लें। शिकायत ये है कि यदि आप प्रतिष्ठित निर्देशकों को पुरस्कार देना चाह रहे हैं तो ये अच्छा नहीं लगता कि निर्देशक खुद आपके फॉर्म में अप्लाई करे इसके लिए कि मुझे पुरस्कार दिया जाए और एक प्रस्तावक रखे जो उसके नाम की प्रस्तावना करे। ये कला की दुनिया है और इस कला की दुनिया में कला का विस्तार इस ज़माने में बहुत तेज़ी से हो रहा है। तब ये संस्कृति विभाग को और अन्य लोगों को मालूम होता है कि हमारे समय के बेहतरीन निर्देशक कौन हैं, किसे सम्मानित किया जाए। इसके लिए बेहतर ये होगा कि एक समिति बनाई जाए जिसमें लेखक हों, निर्देशक हों, टेक्नीशियन हों और वो निर्देशकों का चुनाव करें। देश में जो हिंदी में बड़े निर्देशक हैं हमारे यहाँ, उनका नाम देखें, उनका काम देखें और फिर वो अगर किसी एक को चुनते हैं तो ये ज़्यादा सम्मानजनक प्रक्रिया होगी। अपेक्षाकृत कि कोई निर्देशक स्वयं इसके लिए आवेदन करे तो इस ओर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि अगर आप किसी को सम्मानित कर रहे हैं तो जाहिर है कि आप देश के बेहतरीन किसी एक निर्देशक को सम्मानित करेंगे या छत्तीसगढ़ के किसी बेहतरीन निर्देशक को सम्मानित करेंगे। तो इस प्रक्रिया में सुधार की गुंजाइश है और ये सिर्फ कलाकार को, निर्देशक को एक तरह से ज़्यादा सम्मान करने की बात होगी और इस संबंध में आप सोचेंगे, विचार करेंगे। जैसा कि किशोर साहू अलंकरण पुरस्कार जब पहली बार दिया गया था तो जो जूरी थी उसमें मैं भी था, अनुराग कश्यप थे, जयंत देशमुख थे। जयंत देशमुख प्रसिद्ध फिल्म कला निर्देशक और रंगकर्मी हैं। लंबे अरसे तक आप भारत भवन से संबद्ध रंगमंडल में सक्रिय रहे। जयंत देशमुख भी पूर्व में किशोर साहू अलंकरण जूरी के सदस्य रह चुके हैं। मुंबई से वीआईपी न्यूज चैनल को आपने बताया, ये अच्छी बात है कि छत्तीसगढ़ सरकार ने किशोर साहू सम्मान देने का निर्णय लिया है इस साल। पर मुझे ये लगता है कि जो विज्ञापन में छपा है और जैसा मैंने पढ़ा है अखबारों में
कि उसके लिए प्रविष्टि मंगाई गई है। मतलब मैं उस सम्मान को पाने के लिए एक एप्लीकेशन दूँ, मुझे ये बात समझ में नहीं आती है कि कैसे गुलजार शाह या सईद मिर्ज़ा या और देश के जितने बड़े निदेशक हैं, क्या वो इस सम्मान के लिए अपनी प्रविष्टि भरेंगे या एप्लीकेशन देंगे, या छत्तीसगढ़ के जो निदेशक हैं क्या वो अपना एप्लीकेशन देंगे। मेरा विचार है कि ये ठीक नहीं है और सरकार को ये करना चाहिए कि देश के नामी निर्देशकों की या नामी फिल्मकारों की एक जूरी बनाए और वो डिसाइड करे, वो तय करे कि भारत में ये किशोर साहू सम्मान जो मेरे ख्याल ये दूसरा होगा तो किसको दिया जाए। वैसे ही छत्तीसगढ़ के जो फिल्म के लोग हैं, निदेशक हैं या तकनीशियन हैं या अभिनेता हैं, उनकी एक जूरी बनाया जाए और वो उस सम्मान को निर्धारित करके किसे दिया जाए। बेसिकली ये बहुत अजीब सी बात लगती है कि सम्मान के लिए हम अपना नाम प्रस्तावित करें और एक एप्लीकेशन भेजें। तो मुझे थोड़ा सा ये ठीक है कि पद्मश्री के लिए भी इस तरह की प्रविष्टि भरी जाती है, लोग भरते हैं, पर नहीं भी भरते हैं तो देश की जो जूरी होती है वो पूरे देश भर में से तय करती है कि किसको पद्मश्री मिलना चाहिए, किसको पद्म विभूषण मिलना चाहिए। वैसे ही ये सिनेमा का सम्मान है और भारत भर के निदेशकों या भारत भर के जो फिल्मकार हैं उनको दिया जाना है। और ये सोचना या समझना कि वो प्रविष्टि भरेंगे या एप्लीकेशन देंगे, मुझे लगता है ठीक नहीं है। उसी तरह से छत्तीसगढ़ के लिए भी, क्योंकि ये दोनों सम्मान एक तरह से छत्तीसगढ़ के लिए भी सम्मानित होने वाला व्यक्ति सम्मानजनक होगा और देश का जो निदेशक होगा वो भी इससे गौरवान्वित होगा। तो मुझे लगता है कि ये ऐसा करना ठीक नहीं है और प्रविष्टि मंगाना या एप्लीकेशन मंगाना मेरी समझ में नहीं आता है। मैं कहना चाहता हूँ, मेरी उम्मीद है कि एक सरकार एक जूरी बनाएगी जो समझदार जूरी होगी, वो अपनी समझ से एक निदेशक को चुनेगी जो देश का बड़ा निदेशक होगा, एक निदेशक को चुनेगी जो छत्तीसगढ़ का एक निदेशक होगा, जिससे छत्तीसगढ़ी सिनेमा को भी एक सपोर्ट मिलेगा। और कला और साहित्य की दुनिया से ताल्लुक रखने वाले और कलाकारों के सम्मान से गहरा सरोकार रखने वाले रमेश अनुपम का इस बारे में कहना है। 17 में किशोर साहू राष्ट्रीय अलंकरण के लिए श्याम बेनेगल के नाम पर मुहर लगाई गई। 2017 के बाद से लेकर अब तक किशोर साहू राष्ट्रीय अलंकरण का कोई अता पता नहीं। अचानक संस्कृति विभाग ने 14 सितंबर 2021 को इसके लिए एक विज्ञापन जारी किया और उस विज्ञापन में हिंदी सिनेमा के निर्देशकों से आवेदन पत्र मांगाया। और ये बहुत हास्यास्पद प्रक्रिया है कि कोई भी हिंदी सिनेमा का निर्देशक इसके लिए आवेदन पत्र क्यों भेजेगा। इसके लिए बाकायदा एक जूरी का गठन किया जाना था और जूरी द्वारा निर्णय लिया जाना था कि 2021 के लिए किस निर्देशक को किशोर साहू राष्ट्रीय अलंकरण दिया जाए और किस निर्देशक को किशोर साहू प्रादेशिक अलंकरण दिया जाए। कलाकार संस्कृति के प्रतिनिधि होते हैं। हमारे देश में कलाकारों को बड़े गर्व और सम्मान के साथ राजाश्रय दिया जाता था। लोकतंत्र में यह दायित्व सरकार का है कि वो कलाकारों के साथ न केवल न्याय करे बल्कि उसके नुमाइंदे इस बात का भरपूर ध्यान रखें कि अपने सम्मानित लेखकों कलाकारों के प्रति उनसे बेअदबी न हो। नौकरशाह ये सम्मान अपने घर से नहीं देते। लोकतंत्र में लोक का सम्मान कैसे किया जाना चाहिए, उन्हें इसकी भाषा और आचरण सीखना होगा, तभी कला साहित्य और संस्कृति का कल्याण होगा। वीआईपी न्यूज के लिए ये थी पंकज शर्मा की खास रिपोर्ट। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अब दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए वीआईपी न्यूज।